Good morning everyone. Today we are going to start a new topic, that is infrared spectroscopy. This topic is included in Unit 1 of Organic Chemistry in कोटा यूनिवर्सिटी सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखा था कि विजिबल रीजन और माइक्रोवेव रीजन के बीच का जो क्षेत्र है दैट इज़ नोन एज इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन की विकिरणों के वेवलेंथ का मान विजिबल और यूवी रेंज की रेडिएशन की लैम्बडा से ज़्यादा होता है, और क्योंकि लैम्बडा ज़्यादा है इसलिए इनकी ऊर्जा का मान दैट इज़ एनर्जी का मान जो है वो बहुत उसके कंपैरिजन में कम होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य बेस ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं और इन वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण होता है। विभिन्न वाइब्रेशनल लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें 0.8 से 200 म्यू तक का जो रेंज है दैट इज़ नोन एज इंफ्रारेड रीजन। इस आधार पर इंफ्रारेड रीजन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर वेवलेंथ 0.8 से 2.5 म्यू के मध्य है देन दैट रीजन इज़ नोन एज नियर IR, और अगर वेवलेंथ 2.5 टू 15 म्यू तक है then it is known as IR रीजन, दैट इज़ नॉर्मल IR रीजन। और 15 म्यू से 200 म्यू तक का जो क्षेत्र है दैट इज़ नोन एज फार IR रीजन। इसमें हमने तरंग संख्या भी ली है और वेवलेंथ भी लिया है। तो वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ म्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ। अगर हम सोचें कि हमारा वेवलेंथ का मान 2.5 म्यू है तो हम इसे अगर कन्वर्ट करेंगे वेव नंबर में तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने बात की थी वाइब्रेशंस की, तो कौन से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कौन से होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। प्रत्येक मॉलिक्यूल में जो एटम है वो बहुत स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, यानी कि जो बॉन्ड है दे आर नॉट रिजिड अवस्था में नहीं रहते हैं, ये लगातार कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, और इन वाइब्रेशंस के कारण जो एटम्स हैं इनके बीच के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बीच में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी अणु में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। जब किसी अणु द्वारा किसी उचित वेवलेंथ की विकिरणों का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो उस अणु में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो जाता है, और इस वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण IR स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। हमने UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि हमें जो बैंड मिलते हैं वो किस कारण से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण, और IR रेडिएशन में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बैंड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है उनके कंपैरिजन में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अधिक होता है। यही कारण है कि किसी यौगिक के IR स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन बैंड्स की संख्या UV स्पेक्ट्रम के एब्जॉर्प्शन बैंड की संख्या से अधिक होती है। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कौन कौन से मोड्स हैं वाइब्रेशन के। अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अनेक प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है जिनमें n एटम है और n एटम है और वो क्या है, नॉन लीनियर है, तो n एटम वाले नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस की संख्या होती है 3n-6। वहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। और अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने होंगे, 3n-5।
तो जैसे जैसे एटम्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो वाइब्रेशन जो है वो उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो ऐसे कंपन जिनकी आवृत्ति समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल या फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और बेसिक फ्रीक्वेंसी। जो वाइब्रेशंस हैं वो मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड अदर इज बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इसमें होता क्या है, जो इसमें जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस परिवर्तित होती रहती है, लेकिन बॉन्ड एंगल और प्लेन में, मॉलिक्यूल के प्लेन में और बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कोई मॉलिक्यूल लें जिसमें कि 3 एटम हैं तो उसमें 2 तरह के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पॉसिबल है। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसे हम VS से प्रदर्शित करते हैं। सिमेट्रिकल नाम से ही पता चल रहा है, सममित तनन कंपन। इस प्रकार के कंपन में 2 बंद दूरियां एक साथ बढ़ती है और एक साथ घटती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो सेंट्रल एटम है, उसके दोनों ओर जो दूसरे एटम हैं उनसे बॉन्ड लेंथ जो है अगर बढ़ेगी तो दोनों की एक साथ बढ़ेगी, और घटती है तो दोनों की एक साथ डिक्रीज होती है। अर्थात अणु में उपस्थित सभी बंध एक साथ स्ट्रेच होते हैं और एक साथ कंप्रेस होते हैं। तो इसे समझाने के लिए हम इस मॉडल के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं। ये एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, इस मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं। इसमें बीच में यहाँ पर कार्बन एटम है और ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसमें क्या है, इस तरह से हम देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पर दोनों स्प्रिंग के रूप में हमने इसे दर्शाया है। ऊपर दोनों बॉन्ड्स का जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रेच, और नीचे दोनों ही बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो घट रही है, ऊपर दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही है। इस तरह का जब वाइब्रेशन होता है इट इज़ नोन एज सिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन जो है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में देखा गया था एनरिको और फर्मी के द्वारा। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसमें 4 तरह के फंडामेंटल बैंड्स जो है वो पॉसिबल हैं। इसमें जो है सिमेट्रिकल स्ट्रेच जो है वो असक्रिय होता है, IR इनएक्टिव होता है, क्योंकि इस समय में मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये रमन के लिए एक्टिव है और इसका एक बैंड मिलता है हमें 1337 सेंटीमीटर इनवर्स पर। दूसरी तरह का जो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक, इसे हम VAS के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का एक साथ कंप्रेशन या फिर स्ट्रेचिंग दोनों नहीं होती है तो ये क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रेच वाइब्रेशन कहलाते हैं। हम इसे इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि बीच वाले इस एटम से ये दोनों स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो अगर एक्सपेंशन होगा तो दोनों का एक साइड एक्सपेंशन होगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो दूसरी तरह से होगा। इस तरह से क्या है कि एक बॉन्ड तो इसमें हो रहा है छोटा और दूसरा बॉन्ड हो रहा है इसमें बड़ा, यानी कि एक बॉन्ड जिस समय में दूर जा रहा है दूसरा बॉन्ड उस समय में सेंट्रल एटम के पास में आ रहा है। तो इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में इस तरीके से दर्शा सकते हैं, दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन। इसे हम इस मॉडल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेच, आप देख रहे हैं दोनों ब्लू बॉल एक साथ पीछे जा रही हैं और एक साथ येलो बॉल के पास में आ रही है, यानी कि एक ही समय में दोनों में पहले एक्सपेंशन हो रहा है बॉन्ड का और दूसरा कंप्रेशन हो रहा है बॉन्ड का, दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल स्ट्रेच।
दूसरा मॉडल जो है वो आपका है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एक बॉन्ड छोटा हो रहा है तो दूसरा बॉन्ड जो है वो लंबा हो रहा है। एक बॉल रेड बॉल के पास जा रही है तो दूसरी बॉल रेड बॉल से दूर जा रही है। दिस इज नॉन एज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट इज बेंडिंग वाइब्रेशन, दैट इज इसे हिंदी में कहेंगे बंकन कंपन। इसे डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ जो है वो समान रहती है, लेकिन एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होता है। अर्थात पूरे समूह की इस प्रकार से गति होती है कि उस समूह के परमाणुओं की परस्पर सापेक्ष स्थिति तो वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति शेष अणु के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। इसे हमने फर्दर क्लासिफाई किया है दो भागों में। फर्स्ट इज इन ए प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में अगर बेंडिंग वाइब्रेशन हो रहे हैं, यानी कि प्लेन मॉलिक्यूल का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका सबसे पहला जो तरीका है दैट इज सीजरिंग वाइब्रेशन। इसे हम डेल एस के द्वारा बताते हैं। सीजरिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो एटम है वो उसी प्लेन में रहते हैं, और उसी प्लेन में रहते हुए जिस तरह से सीजर यानी कि कैंची गति करती है उस तरह का वाइब्रेशन होता है। यानी कि एक सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दोनों एटम एक दूसरे की ओर एक साथ पहले पास आते हैं और एक साथ एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस प्रकार के वाइब्रेशन में जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं बॉन्ड एंगल जो है वो परिवर्तित होता है। जैसा कि इस मॉडल में दिखाया गया है, रेड बॉल से जुड़े हुए दोनों एटम्स वाइट बॉल वाले एक साथ पास आ रहे हैं और एक साथ दूर जा रहे हैं, तो जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता जा रहा है इस तरह के वाइब्रेशन से। दिस इज नोन एज, जैसे कि कैंची चलती है उस तरह से सीजरिंग वाइब्रेशन। दूसरी तरीके का जो वाइब्रेशन है दैट इज रॉकिंग वाइब्रेशन। इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के वाइब्रेशन में अणु के तल में ही समूह का दाईं या बाईं ओर वाइब्रेशन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल या तो लेफ़्ट साइड में वाइब्रेट करेंगे या फिर दोनों एटम जो है वो राइट साइड में वाइब्रेट करेंगे। इस प्रकार के वाइब्रेशंस में जो एटम्स हैं उनके मध्य बॉन्ड एंगल जो है वो स्थिर रहते हैं। ये दोनों इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस डायग्राम के द्वारा दिखाए गए हैं। सीजरिंग वाइब्रेशन, दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, और रॉकिंग वाइब्रेशन दोनों एटम्स या तो राइट साइड में जा रहे हैं या दोनों लेफ्ट साइड में वाइब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रकार है आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन। आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन में भी दो तरह से वाइब्रेशन पॉसिबल हैं। फर्स्ट इज़ वैगिंग वाइब्रेशन, इसे W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह के वाइब्रेशंस में कंपन करने वाले समूह अणु के तल के बाहर, ऊपर और नीचे कंपन करते हैं। इन कंपनों में बॉन्ड एंगल का मान समान रहता है। ठीक है, या तो एक ही तल में ऊपर दोनों ऊपर आएंगे या एक ही तल में दोनों नीचे जाएंगे। दिस इज़ वैगिंग वाइब्रेशन। दोनों या तो प्लस प्लस नीचे जाएंगे या फिर दोनों माइनस माइनस ऊपर आएंगे। आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन का दूसरा प्रकार है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि एटम्स में या तो एक भाग जो है वो नीचे की ओर जाएगा और दूसरा भाग जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से एक परमाणु तल के ऊपर की दिशा में गति करता है तो दूसरा परमाणु इसके विपरीत दिशा में जाता है। यदि एक एटम जो है वो नीचे जाएगा तो दूसरा एटम जो है वो ऊपर जाएगा। दिस इज़ नोन एज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इन सभी वाइब्रेशंस को इस मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है। दिस इज़ सिमेट्रिकल स्ट्रेच, जिसमें दोनों एटम्स में बॉन्ड जो है वो बीच वाले एटम के पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, दोनों एक साथ। दिस इज़ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। दिस इज़ एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग।
एक एटम पास आ रहा है, दूसरा दूर जा रहा है, एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा बॉन्ड जो है वो कंप्रेस हो रहा है। दिस इज सीजरिंग, जिसमें कि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। दोनों एटम्स जो हैं वो एक ही प्लेन में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। दिस इज़ सीजरिंग। दिस इज़ ट्विस्टिंग, जिसमें कि एक ही प्लेन में एक आगे आ रहा है, अलग अलग प्लेन में एक आगे आ रहा है, दूसरा पीछे जा रहा है। दिस इज़ रॉकिंग, एक ही प्लेन में दोनों एटम या तो राइट साइड में जा रहे हैं या फिर लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं। वैगिंग, वैगिंग में आप देख रहे हैं एक प्लेन जो है वो चेंज हो रहा है, दोनों एटम्स एक साथ आगे आ रहे हैं और एक साथ पीछे जा रहे हैं। किसी भी अणु में कितने प्रकार के वाइब्रेशंस पॉसिबल है, यह उस अणु की संरचना पर निर्भर करता है। जैसे किसी स्प्रिंग को हम मोड़ें तो मोड़ने में खींचने की अपेक्षा कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से किसी भी बॉन्ड को स्ट्रेच करना उसे बेंड करने की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होता है। यही कारण है कि दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस में से बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कम ऊर्जा लेस एनर्जी अर्थात अधिक वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह से जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उस पर उसकी जो एनर्जी है वो उसके बॉन्ड के प्रकार पर, बॉन्ड की ऊर्जा पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड की एनर्जी डबल बॉन्ड से कम होती है। इसी प्रकार डबल बॉन्ड की एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी यानी कि लो वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, और वास्तव में ऐसा ही देखा गया है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए लो वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित होता है। तो आज के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे देखेंगे। थैंक यू।